वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों आज है 5 फरवरी 2024 और आज के इस वीडियो में 4 फरवरी 2024 और 5 फरवरी 2024 के कंप्लीट करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही साथ इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, हिस्ट्री और स्टैटिक जीको को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों में पाया जाने वाला एक कंगारू छिपकली की खोज की गई है। शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में छिपकली की एक नई प्रजाति अगस्त गामा एज की पहचान की है। पैर की 5वीं उंगली कम होने के कारण ये पुअर क्लाइंबर्स होते हैं, यानी किसी भी ऊंचाई पे चढ़ने में ये ज़्यादा सक्षम नहीं होते। स्थलीय निवास स्थान पे रहना पसंद करते हैं। कंगारू छिपकली के पैर की 5वीं उंगली कम होती है, जिससे वे पुअर क्लाइंबर्स कहलाते हैं। अन्य छिपकलियों के विपरीत वे घने पत्तों वाले कूड़े के आवरण वाले स्थलीय आवास पसंद करते हैं, जहां वे तेज़ी से दौड़ते हैं और शिकारियों से बचने के लिए सूखी पत्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों में एक नई छिपकली की प्रजाति पाई गई है, जिसे कंगारू छिपकली कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, ये है कंगारू छिपकली की नई प्रजाति, जिसे तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे वर्ष 2024 का महागौरव पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निखिल मुकुंद बाग। अभी हाल ही में निखिल मुकुंद बाग को वर्ष 2024 का महागौरव पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो पत्रकारिता और जनसंपर्क के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए यह पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 का महागौरव पुरस्कार, ठीक है, किसे दिया गया है? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, निखिल मुकुंद बाग। ठीक है, ये है निखिल मुकुंद बाग, जिन्हें वर्ष 2024 का महागौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन पेमेंट रेगुलेटरी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने अपने डेटा में बताया कि जनवरी 2024 में UPI लेन देन 18.4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा है UPI, तो UPI का पूर्ण रूप क्या है? इसे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। UPI ऑनलाइन पेमेंट एक माध्यम है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा रेगुलेट की जाती है। अभी हालिया रिपोर्ट में NPCI ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि जनवरी 2024 में UPI लेन देन 18.4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। तो इस संदर्भ में UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड इन पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने बाज़ारों को स्थिर करने और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कौन से चावल की किस्म को पेश किया है? उस चावल का नाम बताना है जिसमें हाल ही में भारत सरकार ने बाज़ारों को स्थिर करने और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए इसे पेश किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत ब्रांड चावल। अभी हाल ही में भारत ब्रांड चावल को भारत सरकार ने पेश किया है ताकि बाज़ारों को स्थिर किया जा सके और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के हेतु इस चावल की किस्म को पेश किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो चावल की बढ़ती कीमतों के जवाब में भारत सरकार ने बाजार की अस्थिरता को संबोधित करने और उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत ब्रांड चावल की पेशकश की है। चावल नेफेड और NCCF और केंद्रीय भंडार जैसी सहकारी समितियों के माध्यम से 5 और 10 किलोग्राम के पैक में 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध होगा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो सरकार चावल की कीमत जो लगातार बढ़ रही है उससे कंट्रोल करने के लिए, बाजार की स्थिरता को कायम करने के लिए, उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करने हेतु उद्देश्य से भारत ब्रांड चावल की पेशकश की है। ठीक है, और ये जो चावल है वो
₹29 पर केजी के हिसाब से रेट है इसका। और इसका जो आपका पैकेट होगा वो पैकेट पे 5 केजी और 10 केजी के हिसाब से इसे पैक किया जाएगा और बाज़ारों में बेचा जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने ई-कॉमर्स साइट पे भी इसे उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 17 फरवरी 2024 को पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में एक भव्य प्रदर्शन वायु शक्ति 24 अभ्यास के नाम से आयोजन करेगी। ये आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना द्वारा 17 फरवरी 2024 को पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में एक भव्य प्रदर्शन किया जाएगा जिसका नाम है वायु शक्ति 24। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति 24 अभ्यास एक्सरसाइज के रूप में इसका आयोजन जैसलमेर में करेगी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में अपनी हवाई ताकत का एक भव्य प्रदर्शन करेगी जिसका नाम है वायु शक्ति 24 अभ्यास। ठीक है, यानी वायु शक्ति 24 एक्सरसाइज आयोजित करेगी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में। ये पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में अपनी ताकत का एक भव्य प्रदर्शन है जो वायु सेना के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। वायु शक्ति अभ्यास एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो भारतीय वायुसेना की रणनीतिक क्षमताओं के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। यह भारतीय वायुसेना के लिए अपनी लड़ाकू तत्परता और परिचालन प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स 17 फरवरी को एक पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में एक भव्य प्रदर्शन करेगी जिसका नाम है वायु शक्ति 24 अभ्यास। ठीक है, और इसे राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे उत्सुकता से प्रतीक्षित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक सूरजकुंड मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हरियाणा के फरीदाबाद। अभी हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में 2 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले और 18 फरवरी 2024 तक चलने वाले सूरजकुंड मेला 2024 का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है जो कि इस वर्ष का वो 37वां संस्करण है। तो भारत के सबसे उत्सुकता से प्रतीक्षित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक सूरजकुंड मेला 2024 का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। तो सूरजकुंड मेला 2024 का 37वां संस्करण है जो 2 फरवरी 2024 शुक्रवार से 18 फरवरी 2024 रविवार तक सूरजकुंड मेला फरीदाबाद के सुंदर स्थान पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार किया गया है। यह महोत्सव भारत की सम्मानित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भव्य उद्घाटन के साथ शुरू होगा। सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का ध्यान गुजरात के जीवंत सांस्कृतिक सार को प्रदर्शित करने पर होगा जिसे इस वर्ष के संस्करण के लिए थीम राज्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि सूरजकुंड मेला 2024 का जो थीम राज्य है वो उसे गुजरात को चुना गया है 37वां संस्करण के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 37वां संस्करण सूरजकुंड मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। और सूरजकुंड मेला 2024 का जो थीम राज्य है वो है गुजरात। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। तो सूरजकुंड मेला भारत की कला, सांस्कृतिक और विरासत के जीवंत उत्सव के रूप में अत्यधिक महत्व रखता है। यह देश भर के कारीगरों के लिए अपने पारंपरिक शिल्प और कौशल प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। मेला न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है बल्कि लोगों को अपने शिल्प कलाकारी को भी प्रदर्शित करने का मौका देता है। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तमिल अभिनेता ने हाल ही में एक राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विजय। तमिलनाडु के सुपरस्टार विजय कुमार, ये हैं विजय कुमार जिन्होंने अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक नए राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं।
तो विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी नवगठित पार्टी के नाम के रूप में तमिलगा बैटरी कज़गम का अनावरण करते हुए घोषणा किया है, जबकि उन्होंने खुलासा किया है कि उनकी पार्टी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने वर्ष 2026 के लिए हो रहे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाग लेने का इरादा व्यक्त किया है। तो तमिलनाडु सुपरस्टार विजय कुमार अभी हाल ही में एक राजनीतिक पार्टी का उद्घाटन किए हैं, जिसका नाम है तमिलगा बैटरी कज़गम। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ये हैं विजय कुमार, जिन्होंने अभी अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है तमिलगा बैटरी कज़गम। ठीक है, ये तमिलनाडु की एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अभी उभरेगी और ये वर्ष 2026 के लिए तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेने का इन्होंने इरादा व्यक्त किया है और अपने नए पार्टी के साथ ये मुख्य रूप से लीड करते हुए राजनीतिक मैदान में उतरेंगे। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दिया जाने वाला नागेश ट्रॉफी 2024 की विजेता राज्य कौन है? किसने दृष्टिबाधितों के लिए T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नागेश ट्रॉफी 2024 जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक। अभी हाल ही में दृष्टिबाधितों के लिए आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दिया जाने वाला नागेश ट्रॉफी 2024 के विजेता कर्नाटक है, जिसने आंध्र प्रदेश को फाइनल में 9 विकेट से हराकर इस ट्रॉफी को जीत लिया है। इसे आपको याद रखना है। नागेश ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ब्लाइंड क्रिकेट से। दृष्टिबाधितों के लिए आयोजित एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसे नागेश ट्रॉफी कहा जाता है। नागेश ट्रॉफी 2024 का आयोजन नागपुर में किया गया है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में नागेश ट्रॉफी 2024 के विजेता कर्नाटक है। कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराकर इस ट्रॉफी को 9 विकेट से जीत लिया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। तो कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी वर्ष 2024 का जीत लिया है आंध्र प्रदेश को हराकर, जो पुरुषों के राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 2023-24 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागपुर में आयोजित रोमांचक फाइनल में कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को 9 विकेट से हराया है। ठीक है, तो ये है कर्नाटक की टीम नागेश ट्रॉफी के साथ, जिसने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश को हराकर नागेश ट्रॉफी 2024 जीत लिया है। इसे आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? यानी हाल ही में अभी वित्त मंत्रालय में एक मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है पवन कुमार। अभी हाल ही में पवन कुमार को वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं पवन कुमार, जिन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार कौन है? पवन कुमार हैं। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुदरा लेन देन के लिए यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपको याद रखना है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के घोषणा के बाद खुदरा लेन देन के लिए यूपीआई ने अपना पहला यूरोपीय राष्ट्र के रूप में फ्रांस को पार्टनर बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। ठीक है, तो खुदरा लेन देन के लिए यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है फ्रांस। ठीक है, क्यों बना है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत ने पेरिस में एफिल टावर में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान लॉन्च किया है। खुदरा लेन देन के लिए यूपीआई को अपनाने वाला वह पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है फ्रांस। भारत ने आधिकारिक तौर पर पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपीआई को वैश्वीकरण करने के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को एक वैश्वीकरण करने के लिए उसके उद्देश्य से पेरिस में एफिल टावर में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया है।
खुदरा लेन देन के लिए यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र फ्रांस बन गया है। भारत ने आधिकारिक तौर पर पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपीआई को वैश्वीकरण करने के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? तो राइट आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2024 के लिए भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा लाल कृष्ण आडवाणी को किया गया है। ठीक है, अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2024 में किया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी के पॉलिटिकल कैरियर के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ भारत रत्न कब से दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके डिज़ाइन के बारे में भी जानते हैं। तो भारतीय राजनीति के सबसे प्रमुख नेता में से एक लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। ठीक है, उस समय के तत्कालिक कराची भारत का एक हिस्सा था, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। तो कराची में 8 नवंबर 1927 को लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ था। इनकी राजनीतिक यात्रा लचीलेपन, नेतृत्व और भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का गहरा प्रभाव की गाथा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रमुख वास्तुकार माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी की विचारधारा को आकार देने और इसे राष्ट्रीय प्रमुखता तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का राजनीतिक करियर उनके दूरदर्शी नेतृत्व और रणनीतिक कौशल से चिन्हित है। 1990 में उनकी रथ यात्रा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने राष्ट्रीय विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था और एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में भाजपा के उदय में योगदान दिया। एक अनुभवी सांसद और एक सरकारी अधिकारी के रूप में आडवाणी ने भारत के उप प्रधानमंत्री सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो ये था लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन करियर के बारे में, पॉलिटिकल करियर के बारे में। अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था। यह कलात्मक, साहित्यिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों सहित राष्ट्रीय सेवा की उच्चतम डिग्री के साथ साथ उच्चतम क्रम की सार्वजनिक सेवा की मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गैर भारतीयों को भी प्रदान किया गया है और जाता भी है। मूल रूप से यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था, लेकिन वर्ष 2011 में सरकार ने मानव प्रयास के लिए भी इस पुरस्कार को शामिल करने की घोषणा किया था और इसका विस्तार किया था। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को प्राप्तकर्ताओं की सिफारिश करते हैं, यानी पहले इस पुरस्कार को देने के लिए प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं और इसे राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह सम्मान केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को प्राप्तकर्ताओं की सिफारिश करते हैं। प्रतिवर्ष अधिकतम 3 नामांकित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न के पदक में पीपल के पत्ते का डिजाइन होता है, जिसकी लंबाई 2.5 इंच और चौड़ाई 1.9 इंच, इसके साथ ही मोटाई 1/8 इंच होती है। अग्रभाग पर देवनागरी लिपि में, जो कि भारत की हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, उस लिपि में भारत रत्न शब्दों के साथ सुर उभरा हुआ रहता है, जिसके नीचे एक पुष्पमाला है और पिछले हिस्से पर राज्य का प्रतीक और आदर्श वाक्य अंकित है, सत्यमेव जयते। मूल रूप से सोने से बना यह पदक अब प्लेटिनम मिश्र धातु से बना होता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा लापता और पाए गए बच्चों पर नज़र रखने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण पोर्टल ट्रैक चाइल्ड और घर गो होम एंड रीयूनाइट शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2 पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिस पोर्टल का नाम है ट्रैक चाइल्ड एंड घर गो होम एंड रीयूनाइट शुरू किया गया है।
किस मंत्रालय द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किस मंत्रालय द्वारा लापता और पाए गए बच्चों पर नजर रखने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पोर्टल का नाम है ट्रैक चाइल्ड और घर का फुल फॉर्म होता है गो होम एंड रीयूनाइट, शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जो देश भर में लापता और पाए गए बच्चों पर नज़र रखने के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। ये हैं अभिनव बिंद्रा, जिन्हें वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा को वर्ष 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चयन किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसे याद रखना है कि वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए, और वर्तमान में ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग के भी सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA और कॉमनवेल्थ अटर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस CASGC का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA और कॉमनवेल्थ अटर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय वितरण में सीमा पर चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एवं इसके निपटारा के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन और कॉमनवेल्थ अटर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ठीक है, वर्ष 2024 में इसकी शुरुआत की गई है ताकि न्याय वितरण में सीमा पर चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। ठीक है, इसके उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में 2024 में इसकी शुरुआत किया है। एक प्रकार का ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें कॉमनवेल्थ अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल शामिल होते हैं, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के भी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्ष 2024 में किया गया है, इसे आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन पूरा होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।